कक्षा 7 के विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आप सभी को और सामाजिक विज्ञान का हम ये तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा? सामाजिक विज्ञान। तो आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो आज कौन सा दिन है? आपको दिन है ना, आज स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, जिसको हम कहते हैं 15 अगस्त के दिन क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। इस आज़ाद होने की खुशी में हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। तो कक्षा 7 तीसरा पार्ट पढ़े हम दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली देखिए ना, दिल्ली दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली। हमने दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा था आपको पता है? नए राज्य व उनके राज्य पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं। हमने देखा दूसरे में कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्य के केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? किसी की भी नहीं थी, ध्यान रखना। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था। क्या कब बना था? 12वीं शताब्दी में। तालिका 1 पर नज़र डालिए। यह है तालिका 1, ठीक है, इस पर नज़र डाल लेना। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान के नाम से जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना। वाणिज्य का मतलब व्यापारिक केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे। जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। दिल्ली को क्या कहते थे? दहलीवाल, जो काफ़ी प्रचलन में थे, ठीक है। सिक्के बनाए गए, उन पर लिखा हुआ था दहलीवाल। फिर क्या हुआ? 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर कर गया। आज भी हमारी राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है ना। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको किन से मिलकर दिल्ली सल्तनत। तालिका 1 ही है ना, ये मानचित्र 1 है, तालिका नीचे नहीं आएगी। अभी ये देखिए, ये तालिका 1 है, नीचे आएगी। जिस इलाके में आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों के नगर बसाए हुए हैं। देख कर देखिए, ये देखिए, यह दिल्ली के शासक सबसे पहले आए थे तोमर। तोमर का शासक था अनंगपाल, 1130 से 1145। फिर पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना ना आपने, पृथ्वीराज चौहान, वो 1175 से 1192। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आए, कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, ये सारे आए। ये इल्तुतमिश का बदला है। फिर कौन आए? फिर खलजी वंश आए, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ये देखो अलाई दरवाज़ा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। फिर आए तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर आए सैद वंश, खिजर खान। और फिर आए लोधी वंश। ये देखो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह का मकबरा है। लोधी वंश में बहलोल लोधी आया एक, तो ये फिरोज शाह तुगलक है ना, उसका मकबरा बना हुआ है। मकबरा क्या होता है? जैसे समाधि वगैरह बनी होती है ना, उस पर पूरा महल बना देते हैं, उसको मकबरा कहते हैं। अब देखो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन फारसी भाषा में लिखे गए। ये किस में लिखे गए थे? फारसी भाषा में लिखे गए थे। फिर देखो तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो घटनाओं का वर्णन भी करते हैं और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते हैं। वे न्याय संगत शासन के बारे में महत्व देते हैं। आगे देखिए, ये कुछ बातें ध्यान रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम करनाम पाने की आशा में लिखते थे। यानी कवि होते थे ना, साहित्यकार, वो राजा महाराजाओं के बारे में बहुत सारे इतिहास लिखते थे ताकि उन्हें इनाम मिल सके, राजा उनकी प्रशंसा कर सके। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे, सारे सहमत नहीं थे, ध्यान रखना। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान
सिंहासन पर बैठे उस युग के इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। आपने सुनते हैं ना, रजिया सुल्तान नाम सुना आपने। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र शासक से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में रजिया सुल्तान को हटा दिया। अब देखिए रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी वह आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी ने के व्यवहार से रजिया का व्यवहार विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दित्ता, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह बार संबोधन किया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला होगा। शहर से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध आदि तक की खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आपको बचाए हुए थी। इसका संस्थान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों और चरावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले गैरिसन शहर और बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनतों की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूला करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावी था। देखिए 12वीं सदी के आखिर में दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। ये मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कोहिना यानी पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। अब ये मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार को नजाम के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है।
और ये देख सकते हो आप, बेगमपुरी मस्जिद है ये। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में नई राजधानी जहांपना विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद तौर पर बनाई गई। मस्जिदें थी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद। ठीक है। इसके बाद में दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे पर बल दिया गया। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े। ये मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में मंत्री द्वारा बनाई गई। तो ये अलग अलग है। तो इस तरह हम दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी हर रोज़ पढ़ते रहेंगे। बस आप रोज़ किताबों में से देखता रहा करो बढ़िया तरीके से।